हुकूमत की मजहबी मुनाफरत की खतरनाक कोशिशें। ये जो खेल खेल रहे हैं, ये जो आग लगाना चाहते हैं, इस आग में खुद भी झुलसेंगे, ये खुद भी जलेंगे उस आग में। 70 साल में पहली बार ये इमरान खान ही था जिसने यकसा निसाब के लिए अमली इक़दाम किए। नवाज शरीफ की पूरी सियासत बेचकर वजीर आजम बने शहबाज शरीफ। ये अब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कहा है कि देखें मियाँ साहब, जिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उनको नवाजें, आप उनको ओहदे दें, आप उनको वजारतें दें। ये शहबाज शरीफ ने को खुशी से नहीं दी। मोहसिन भोपाली ने बहुत पहले बता दिया था, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए। आप दुआ करें कि अवाम वोट की पर्ची से बदला लेने तक महदूद रहे। अगर इससे बात आगे निकल गई तो फिर बात बहुत आगे चली जाएगी। नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में गंदुम बहरान का मुंह देखा था मैंने। जमहूरी डाकुओं की बरकत से हर सीजन में हम इस जो है वो बहरान से लुत्फानंदोज होते हैं। हुकूमत कर ही नहीं रही। हुकूमत का जो काम है वो कर ही नहीं। ऊपर से उनको देखो, खुर्रम दस्तगीर को, वो कह रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो हमने कैंसिल नहीं, सिर्फ मौखर किया है। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी हुकूमत की मजहबी मुनाफरत की खतरनाक कोशिशें, काबीना की तादाद सेंचुरी की तरफ गामजन और तजर्बाकारी का अजाब, गंदुम महंगी और आटा नायाब। हुकूमत ने सियासी मुखालफत और इंतकाम में सारी हदों को पार कर लिया है, लेकिन मईशत सियासत के साथ साथ इसे यहां भी निदामत और शिकस्त का सामना है। खबर मुलाहिजा हो कि आज विफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ मुबल्लिग फसाद बने, इदारों को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए उकसा रहे थे, इमरान खान के लिए फितना और फसाद के फतवे जारी कर रहे थे। हद तो यह है कि सरकारी टीवी ने शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने का सबूत देते हुए कुफ्र के फतवा साजी में पूरा हिस्सा डाला। आपकी कमजोर याददाश्त के लिए याद दिलाता चलूं कि 70 साल में पहली बार ये इमरान खान ही था जिसने यकसा निसाब के लिए अमली इक़दाम किए। पाकिस्तान के तालीमी निसाब में कुरान और सुन्नत को शामिल किया। पहली जमात से पांचवीं तक नाज़रा कुरान पाक की तालीम शामिल की। छठी क्लास से अगली तमाम जमातों तक कुरान का तर्जमा लाजमी किया। वो इमरान खान जिसने सीरत नबी को निसाब का हिस्सा बनाया, वो मुसलमान नहीं। और जिस मुत्तहिदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही यकसा निसाब तालीम समेत कुरान और सुन्नत के हवाले से लिए गए इन इक़दामात को ख़त्म कर दिया, वो मुसलमान है। ये इमरान खान ही था जिसने पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में मौजूद 1.5 अरब मुसलमानों का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा, जिसकी करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अपनाया और 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू इस्लामोफोबिया टू कम्बैट इस्लामोफोबिया इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया का इसको नाम दिया। वो इमरान खान नून लीग की नज़र में मुसलमान ही नहीं। और आपको याद दिलाता चलूँ कि कौम की माशरती और अखलाकी गिरावट को रोकने का किरदार और उसकी किरदार साजी और अफराद को बेहतर इंसान और अच्छा मुसलमान बनाने के लिए जिसने रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई, वो कोई और नहीं इमरान खान ही था। लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ के मुताबिक इमरान खान फितना और फसाद का नाम है, और जिस मुत्तहिदा हुकूमत ने रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी को ख़त्म किया, वो पक्के और सच्चे मुसलमान। मैं कहता हूँ कि आपको इमरान खान के नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, आप इनके अंदाज़े सियासत पर तनकीद भी कर सकते हैं, आप इनके बयानात को भी आड़े हाथों ले सकते हैं, लेकिन किसी के ईमान का फैसला करने का इख्तियार आपके पास हरगिज़ नहीं। हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ, खुदारा मजहब का सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। नुकसान आपका नहीं, इस कौम का होगा, मुल्क का होगा। ये 90 की दिहाई नहीं, 2022 है। अब अवाम बाशऊर है, बाखबर है, वो सब जानती है। इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है तो इसकी एक बड़ी वजह ये कज़्ब बयानी है। क्या हमारे रहबर इसे समझेंगे? सदीक जान नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। सदीक जान, ये बड़ा ही खतरनाक है। स्वात में हमने देखा है कि अभी 5 लोग शहीद हो गए अमन कमेटी के। हाल ही में आप देखिए सरहद पार से अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। ये फतवे उनकी तरफ से थे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, और यही बात कि फलां काफिर और सबको मार दो, यानी उनकी नज़र में तो हम सारे पाकिस्तानी जो इनकी मेजॉरिटी इसको ये इस काबिल इसको मार दिया जाए, ये दहशतगर्दों की सोच थी। अब हद तो ये हो गई कि नेशनल टेलीविजन पर, पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर बैठकर सरकार का बंदा, काबीना का हिस्सा बैठकर फतवे दे रहा है कि जनाब सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ी जमात का लीडर इमरान खान वो मुसलमान नहीं है। अब क्या हाल होगा इस मुल्क का? हम तो पहली फिरकावारियत से तंग है, दहशतगर्दी से तंग है, यहां तो फतवे तो अब सरकारी टीवी पर बट रहे हैं।
देखें उसामा गाजी साहब, दहशत गर्दी का खात्मा इंतहा पसंदी के खात्मे तक नहीं हो सकता, और ये इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी है जो आज ये इन्होंने जावेद लतीफ़ साहब ने किया है। अगर इमरान खान ने कोई बात गलत की है और पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक वो गलत है, तो आप उनके ऊपर केस क्यों नहीं बनाते, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मसला यह है कि ये जो खेल खेल रहे हैं, ये जो आग लगाना चाहते हैं, इस आग में खुद भी झुलसेंगे, ये खुद भी जलेंगे उस आग में। अगर ये समझते हैं कि इससे नुकसान इमरान खान को होगा तो इमरान खान को नहीं होगा। देखें, इमरान खान के बारे में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पहला पॉइंट यह है कि वो एक अच्छा मुसलमान है, ये परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कौन कितना अच्छा मुसलमान है नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ना आपके बारे में मैं फैसला कर सकता हूँ, ना मेरे बारे में आप फैसला कर सकते हैं, ना आप और मैं किसी और के बारे में फैसला कर सकते हैं। लेकिन परसेप्शन यह है कि वो एक आशिक रसूल है, मदीना शरीफ में जाते हैं, जूते उतार कर जाते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें गिनवा दी जो इमरान खान ने किया है, वो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान ने किया हो। तो इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी है लोगों में कि वो एक आशिक रसूल हैं और एक अच्छे मुसलमान है। परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई शक नहीं है। बाहर से सब कुछ समेट कर, बाहर से सब कुछ बेच कर वो पाकिस्तान लाए। इमरान खान की हुब्बुल वतनी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। और तीसरा ये कि वो करप्ट नहीं है। इस हवाले से भी उनके पब्लिक के अंदर आप देख लें, अवाम के अंदर एक चीज़ वाज़ेह है कि ये हुकूमत कई माह में तमाम तर जोर लगाने के बावजूद ये हुकूमत इमरान खान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकी। तो इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जिस शख्स के बारे में हों और जिसको तो इसलिए उसके ऊपर तो इमरान खान के कुछ माजी में बयानात, माजी करीब में जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ऐसे बयानात दिए इस्लाम के हवाले से, शरीयत के हवाले से, इस्लाम के हक में, जिस वजह से इंटरनेशनली उनके खिलाफ मुहिम चली। पूरी दुनिया के अखबार में खबरें लग गई कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये कह रहा है, यूएन के फोरम पर उन्होंने जो तकरीरें की वो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी हुक्मरान ने की हो। तो ये इल्ज़ाम लगाकर ये अपना कद छोटा कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं। और इससे पहले एक काम फजल रहमान साहब ने भी किया है। और इस चीज़ को जोड़िए आप फवाद चौधरी साहब की उस बात से कि इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है। ये चाहते हैं कि ये इल्ज़ामात लगाएं इमरान खान पर, तौहीन रिसालत के, तौहीन मज़हब के, तौहीन सहाबा के, तौहीन अहले बैत के इल्ज़ामात लगाएं, और कोई उठकर और कोई इस तरह का कोई वाक़या कर दे। और ये तो नहीं होने लगा, लोगों को पता है इमरान खान के बारे में, लेकिन खदशा और ख़तरा ये है कि ये परसेप्शन बनाकर बाद में खुद ये वाक़या करवा दें और कहें कि अवाम में किसी ने कर दिया है। तो ये बहुत खौफनाक है, ये बहुत खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियासत ये कर रही है, टीवी चैनल ये, सियासी टीवी चैनल ये कर रहा है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने कहा है तो ये मामला लेकर जाएंगे अदालतों में। इसके ऊपर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब को नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तान में आप मुझे बताएं इन लोगों के माजी किस तरह के बयानात हैं, फिर पीटीआई वो निकालेगी। और सारे बयानात को छोड़ दीजिए, शहबाज शरीफ साहब का बयान मौजूद है, आई थिंक कन्वेंशन सेंटर का है, जब नवाज शरीफ वहां पर बैठे थे, नून लीग का एक बड़ा प्रोग्राम था, उसमें शहबाज शरीफ ने कहा था कि मियां साहब खत्म नबूवत की शिक निकालने के हवाले से जिसने भी ये कारनामा किया है उसको अपनी पार्टी में से निकालें। क्या निकाला है नून लीग ने अपनी पार्टी में से उसको जिसने किया था? नहीं निकाला ना। तो फिर आप क्या बात करते हैं? आप बड़े आज दीन के ठेकेदार बन गए। अच्छा, और इस तरह से सिद्दीक जान बहुत से बयानात हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता रहना। सनाउल्लाह साहब का बयान है हज के हवाले से, मुझे अच्छा नहीं लगता वो बातें करना। मौलाना फजलुर रहमान का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो इत्तिकाफ़ किस तरह से तोड़ा जा सकता है और किस पार्टी को, अपनी पार्टी का अजीब इत्तिकाफ़ नहीं टूटेगा, किसी और को डालेंगे तो टूट जाएगा, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। लेकिन बात यह है कि हमारा मज़हब, हमारी दीनी तालीमात हमें बड़ा सख्ती से कहती है कि जो शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने पर ईमान लाया वो मुसलमान है। जब तक कि वो खुद अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करे, किसी को हक नहीं है कि वो इस तरह की कोई बात करे। तो सिद्दीक जान ने तो जो बातें की, नूर आरिफीन आपने वो भी सुनी, तो ये तो बड़ा खतरनाक है। हम तो पहले दहशतगर्दी से नबर्द आजमा है, हमारे लिए पहले ही इतने ज़्यादा मसाइल हैं। अब अगर ये सरकारी टीवी पर इस तरह के फतवे बटने लगेंगे कि जनाब वो शख्स, मैंने तो खुद वो देखा, वो जो लाइन लगी हुई है कि जी क्या जो शख्स मुसलमान ही नहीं उसको आप वोट डालेंगे, ये चीज़ें बैठ कर आप बयान कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? मोहसिन भोपाली ने बहुत पहले बता दिया था, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। जब गाड़ी का ड्राइवर अंधा होगा तो एक्सीडेंट तो होगा। और जिन अल्फाज के हवाले से आपने अभी अपना इंट्रोडक्शन भी दिया और सिद्दीक जान ने अपना तज्जिया, मैं ईमानदारी की बात है कि इस पर लबकुशाई करने का अहल खुद को पाता नहीं।
ये इस बात की जितनी भी मजम्मत की जाए, बल्कि मैं समझता हूँ कि मजम्मत तो शरीफ लोग करते हैं, मैं समझता हूँ इस बात पर अब मरम्मत ही होनी चाहिए। जिस किसी ने भी किसी के ईमान को परखने की कोशिश की है, क्या जेल जा कर के ईमान बढ़ जाता है? हाँ, अगर वाहिद पैमाना सिर्फ ये है कि जेल जाने वाले आदमी का ईमान जेल न जाने वाले से ज़्यादा होता है, तब जावेद लतीफ़ शायद ठीक कह रहे होंगे। लेकिन बाकी किसी एक चीज़ के ऊपर बात करना, मेरा ख्याल है ये ग्रे एरिया है, ये ग्रे एरिया है। इसके ऊपर जा कर के और जो जहालत का इर्तिकाब हुकूमती वज़ीर की जानिब से किया गया है और सरकारी टीवी ने इस प्रोपेगंडे में अपना हिस्सा डाला है, उससे इज्तिनाब अगर मैं करूं, आप करें, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। आपने जितनी तफसील से इस बारे में बात की है, सिद्दीक जान ने जो कहा है, मैं ख़ुद को उससे अलग नहीं पाता। अच्छा, लेकिन ये नूर आरफीन एक तसलसल नहीं लग रहा? एक सहाफ़ी हैं, वो पहले इस तरह की बात करते हैं, फिर वो डिलीट भी ट्वीट कर देते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे की बात होती है, फिर मरीम नवाज साहिब आती हैं, वो शिर्क के हवाले से बात करती हैं कि जी ये इन्होंने कहा, ये कहा, उसके बाद अब बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। ये तो एक तसलसल लग रहा है, या कोई समझाने वाला नहीं है, या इनको समझ नहीं आ रही साग में हम सब जल सकते हैं, पहले ही जल रहे हैं, पहले ही जल रहे हैं इन फतवों की वजह से। हम, ये मुल्क तबाह हो रहा है, आग हमारे घरों तक पहुंच चुकी, बड़ी मुश्किल से हमने उसको सरहद पार धकेला, अब वो फिर मामला शुरू हो रहा है। तो आप उसको तो एक तरह से मेन स्ट्रीम कहें, क्या करें, हमारे घरों तक लेकर आ रहे हैं अब वो बहस, यानी जो पॉलिटिकल बहस पहले घरों तक थी, एक यानी हमारे घरों में एक दूसरे पे लड़ाइयां हम देख रहे थे, आज उसको मजहब की बुनियाद पर भी आप तफरीक कर रहे हैं। किसने इनको ये मशवरे दिए हैं? कौन बैठा है पीछे? देखिए, पीछे कौन बैठा है का जवाब बड़ा तवील है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि वज़ीरों की ज़ुबान शहबाज शरीफ के कंट्रोल में नहीं, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। जावेद लतीफ़ नवाज शरीफ एंड कंपनी के वफ़ादार हैं, उनको शहबाज शरीफ कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से आबिद शेर अली ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमरा तलाल चौधरी, वो भी नवाज शरीफ की फील्डिंग थी। ये काम भी जो है हो रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे। आपको अच्छी तरह याद होगा, मुख्तलिफ मौक़े पर इन्होंने इस किस्म की शगुफ़बाजी की है कि पाकिस्तानी सियासत में किसी चीगुएरा की तरह, किसी टर्मिनेटर की तरह नवाज शरीफ की वापसी होगी। तारीख़ें, महीने तक दिए गए हैं जावेद लतीफ़ की जानिब से, बट मरियम साहिबा तक ने उसको ओन नहीं किया, मरियम साहिबा तक ने उसको ओन नहीं किया। शहबाज शरीफ इन जैसे लोगों को बमुश्किल झेल रहे हैं। पार्टी के अपने अंदर रिफ्ट पड़ी हुई है। नवाज शरीफ की पूरी सियासत बेचकर वज़ीर-ए-आज़म बने शहबाज शरीफ। जितने दिन की रोज़ी भी है, इस बारे में आप बेहतर जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ये हुकूमत का टेन्योर पूरा होने तक बस ये सब कुछ कड़वे घूंट हुकूमत को पीने होंगे, शहबाज शरीफ को पीने होंगे। बाकी रही बात यह कि ये किस कॉस्ट पे कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान की कॉस्ट पे कर रहे हैं। इनको मुल्की वहदत, मुल्की सलामती, इससे कोई लेना देना नहीं है। सियासत पाकिस्तान में, मैंने पहले भी कहा था कि आइडियोलॉजीज़ पे नहीं होती, ये मफादात का खेल है। देखिए, मफाद है तो आज बाहम शीरो शक्कर है PDM, मफाद है तो आज MQM जो है वो इमरान खान को छोड़ करके और हुकूमती बेंचेस में बैठी है, वजारत के मज़े लूट रही है। कल मफाद इमरान खान के साथ होगा तो सब इमरान खान के गुन गाएंगे। ये इसी तरह से चलता रहेगा सिलसिला। अच्छा, एक और मामला जो अब लग रहा है कि हम तो बात करते हैं लेकिन ऐसे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वक्त कम है और जितनी मौजें करनी है कर लें। सिद्दीक जान, अब 70 तादाद हो चुकी है काबीना की, जो आइनी तौर पर इजाज़त है वो है 11% की, और 342 का अगर हम ईवान मिलाएं, 100 सेनेट की हैं, तो फिर जनाब 442 में 11% को 48 बनते हैं। अब इनमें 48 हैं, 5 मुशीर मुकर्रर किए जा सकते हैं, तो मजमूई तौर पर 53 हो सकता है मामला सब ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, मैं गिनने चलूँ तो हमारा टाइम ही ख़त्म हो जाएगा इस खबर का, वरना 70 अब तादाद हो चुकी है। 6 जनाब मजीद अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। चंद चीज़ें मैं और अर्ज़ कर देता हूँ। मुशीर और विफाकी वज़रा को 2 लाख रुपये माहाना तनख्वाह, माहाना एडहॉक रिलीफ अलाउंस 20,000, माहाना यूटिलिटी अलाउंस 22,000, फैमिली के इस्तेमाल के लिए सरकारी गाड़ी, फर्निश सरकारी रिहाइश, या फिर माहाना 1,03,000 रुपये। अगर वो अपने घर में रहें तब भी इस सूरत में 1,03,000 रुपये माहाना मिलेंगे। सरकारी दौरे के दौरान रोज़ाना 3,000 रुपये, छुट्टियों के दौरान माहाना 2 लाख रुपये तनख्वाह वसूल की जा सकती है। अब पूरा एक टेलीफोन का, मोबाइल बिल, घरों के लिए 4 AC, 4 गैस हीटर, 2 बिजली के हीटर, 1 रेफ्रिजरेटर, यानी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है मौजों की। तो ये वज़ीर ममलकत वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी की माहाना 1,80,000 रुपये तनख्वाह।
ये सिद्दीक जान, ये चाहे अब सवाल जब हम हुकूमत से करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बन जाएगा, चंद करोड़ रुपया। असल में सोच की बात है, नीयत की बात है। एक तरफ आप कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, आपने तो 70 लोग तो वैसे ही भर्ती कर लिए। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से वो काम करवाएंगे कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि शहबाज शरीफ की जमात का कोई रुकन अगली इलेक्शन मुहिम आवाम में ना निकल पाए। वो इस सतह पे लेके जाएंगे नून लीग को। और वो आपको उनके बयानात याद है जब उन्होंने कहा था कि अगर कोई समझता है कि मैं नवाज शरीफ को माफ़ कर दूंगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि अगर मैंने नवाज शरीफ को माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, और ये इस धरती का मुजीबुर रहमान है और मैं ये करूँगा। लगता है कि वो बिल्कुल वही बदले ले रहे हैं। ये अब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कहा है कि देखें मियाँ साहब, जिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनको नवाजें, आप उनको ओहदे दें, आप उनको वजारतें दें। ये शहबाज शरीफ ने को खुशी से नहीं दी। कभी ना इमरान खान साहब की भी बड़ी थी, लेकिन आप ज़रा हालात को देखें कि इस वक्त आप हालात ये कह रहे हैं कि कौम एक पाई बचाए, सैलाब ज़दगान की मदद करे, और बिल्कुल करनी चाहिए। सैलाब ज़दगान और सैलाब इलाकों में बहुत हालात ख़राब हैं, अभी तक हालात ख़राब हैं जो वहाँ पर सूरत हाल है। लेकिन आप रियासत की तरजीहात क्या बता रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि जब एक ऐसे वक्त में जब लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, जब आटे की कीमत पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, अद्वियात शॉर्ट हो गई हैं, अद्वियात महंगी हो गई हैं, बिजली के बिल आप देख लें, गैस के बिल आप देख लें, पेट्रोल डीजल देख लें, आप बाकी घी देख लें, आप तमाम चीज़ें देख लें जो पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर हैं, और आप कह रहे हैं कि जी हालात ख़राब है मुल्क की खजाने के। दूसरी तरफ आपके पास टीवी चैनल्स को करोड़ों रुपए के इश्तेहार देने के लिए भी पैसे हैं, आपके पास अपने अल्ल तल्लों के लिए भी हैं, आपके पास बैरूनी दौरों के लिए भी हैं, और आपके पास मुस्तकिल लोगों को वजारतें और ओहदे देने के लिए भी पैसे हैं। तो दरअसल आप ये बता रहे हैं लोगों को कि नहीं पैसे हमारे पास हैं, और ये पैसा कहाँ से आ रहा है। आप देख लें पिछले 4 माह में बैरूनी कर्जे कितने लिए हैं हुकूमत ने, आपको पता चल जाएगा, लगे कहाँ पे हैं और लिए कितने, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। नूर आरफीन, अब ये मैंने चंद चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। एक और चीज़, वज़ीर आज़म के 25 मुआवने खुसूसी हैं जी, उनमें से सिर्फ 3 के पास कलमदान है, ये बाकी किस लिए हैं फिर? बाकी वो लतीफ़ेबाजी के लिए गाने वाने सुनाएंगे उनको, लता रफ़ी किशोर के, ताकि वज़ीर आज़म का दिल बहले। इस वक्त मुल्क में सैलाबी कैफियत है, ज़ाहिर है पाकिस्तान कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, अवाम महंगाई से परेशान हाल है, तो वज़ीर आज़म को परेशान नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद पाक का मफ़हूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, मुसीबत में घबराना दूसरी मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है। इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब घबरा गए तो शायद पाकिस्तान चल नहीं पाएगा। इसलिए उनकी दिल बस्तगी के लिए, उनको बहलाए रखने के लिए ये 22 लोग रखे गए हैं, और ये कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है। जमहूरियत, मैंने आपसे पहले भी कहा था, बेहतरीन इंतकाम है। ये इंतकाम हमसे इसी तरह लिया जाता रहेगा, आज से पहले भी लिया गया है, आज के बाद भी ये ऐसे ही होता रहेगा। इस पर बात करके आप जितनी तफसीलात बता रहे थे, वो कहते हैं शरीफ आदमी बात से मर जाता है, लेकिन एक सियासतदान जो है ना, उसको जूते और लात भी मारो, उसको जेल भेजो, उस पर जो है वो अंडे टमाटर मारो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सियासत में तो यही देखा है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका बाल भी बाका नहीं होता। बाकायदा इन लोगों की तौक़ीर होती है, ऐसे लोगों को अहम पोर्टफोलियोज़ मिलते हैं, ऐसे लोगों को सियासी जमातें आगे रखती हैं। आप देखें जो जितना बड़ा लफंटर है उसको उतनी अहम कलमदान दिया जाता रहा है, माजी में भी और आज भी। आप देखिए पाकिस्तान में वो आदमी जो, अब आप सोचिए, ज़रा सोचिए, मैं सिर्फ एक आदमी का नाम लूँगा इस एक दौर में, और मैं किसी का नाम नहीं लेता, आपको सब समझ में आ जाएगा। कादिर पटेल, उनके मुंह में हर वक्त गुटखा और मावा होता है, और वो वज़ीर सेहत हैं, बात ख़त्म हो गई, पीरियड। इसके बाद कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और भुट्टो ज़िंदा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस भुट्टो को एंटरटेन करने के लिए कादिर पटेल को ये वजारत दी जाए। कादिर पटेल से जब ये सवाल हुआ कि आप जैसा आदमी वज़ीर, तो उन्होंने कहा मैं कोई सर्जन थोड़ी हूँ, अपॉइंट हुआ हूँ जिसने ऑपरेशन थिएटर में जा कर के और ऑपरेशन करने, मैंने तो एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को लुक आफ्टर करना है। यानी गोया हमने ये तय कर रखा है कि वज़ीर चाहे जितना बड़ा भी जो है वो चुकंदर हो, वज़ीर जितना बड़ा भी लफंटर हो, उसको उसकी सियासी जो बैकग्राउंड है सिर्फ हमने उसको देखना है, उसके बाद फिर रहे नाम साईं का। अच्छा, 70 लोग ये सरकार चलाने के लिए हैं सिद्दीक जान, कम से कम 70 और पता नहीं क्या है।
तो फिर लिखा जा रहा है कि जी मुतलका हल्के खुश नहीं है, कारकर्दगी अच्छी नहीं है, शहबाज स्पीड नज़र नहीं आ रही, तो इसको 70 से फिर अब क्या 700 पर ले जाएं? कैसे बेहतरी आएगी? ये क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे? हर चीज़ इनके पास, पैसा भी है, हर तरह से जनाब सपोर्ट भी मिल रही है, जा जाकर कहा जा रहा है जी कर्जे भी इस हुकूमत को दे दिए जाएं, फिर भी इनसे नहीं मामला चल रहे। देखें इस वक्त जो आवाम के ऊपर अजाब आया हुआ है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके ज़िम्मेदार तो वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इनको हुक्मरानों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। एक ऐसी जमात को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जो जमात कह रही है हम तो हुकूमत लेने ही नहीं चाहते थे, जो कहते थे हम हुकूमत में रहने ही नहीं चाहते, जो कहते हैं हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत ऐसे चल नहीं सकती, उन्हीं को मुसल्लत किया हुआ है। और पता नहीं क्या मकसद है, पता नहीं कब तक मुसल्लत रखा जाएगा, पता नहीं इनसे क्या काम लेना है। यार जो इनसे काम लेना है अल्लाह का वास्ते आपको ले लें यार, अभी ले लें काम इनसे जो लेने, क्यों आप मजीद आवाम को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। आप मुझे बताएं ना कि ये जो अभी आपने इंट्रो में बताया था दहशतगर्दी के जो वाक़यात बढ़ गए हैं, उधर से अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और इधर जो है वो सवात में खुदकुश हमले और वो जो बम लगाकर और वहाँ पे जो किया गया दहशतगर्दी का वाक़या वो आपके सामने, और पाकिस्तान भर में जो स्ट्रीट क्राइम्स है वो बढ़ रही हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में वो बढ़ रही हैं। कितने लोग कराची में, कितने लोग एक हफ्ते 10 दिन में अपनी जान से चले गए। लेकिन इस और महंगाई की हालात हम सूरत हाल आपको बता चुके हैं, इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है, इंडस्ट्री की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई का जो आलम है, जब हम ये सूरत हाल सामने तो अंदाजा देखने वालों को होगा, बल्कि उन बेचारों को तो खुद आप सबको अंदाजा हो रहा है कि महंगाई कितनी है। लेकिन कुछ अदाद शुमार मजीद आपसे शेयर करेंगे कि किस कदर बुरे हालात हैं, हुकूमत कह क्या रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। मुल्क में गंदम और आटे का बहरान पैदा हो चुका है और शाह महमूद कुरैशी साहब और मियां असलम इकबाल जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि विफाक की नाअहली की वजह से हुआ है। वक्त पर अगर गंदम खरीदी जाती, रूस से ख़रीद लेते तो ये बहरान पैदा ना होता। गंदम की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आटा नायाब होता चला जा रहा है, कीमतें कहीं रुक नहीं रहीं। और सिर्फ यही एक अजाब नहीं है, अब लोगों के लिए खुराक भी मुश्किल हो गई। वो मुल्क जो पहले ही ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार कहा जाता है, बच्चों में ख़ास तौर पर स्टंटेड ग्रोथ का कहा जाता है, उनकी सही नशोनुमा नहीं हो पा रही, अब ऊपर से सैलाब और अब खुराक का एक और बहरान। बिजली की कीमत बढ़ती चली जा रही है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी कीमत कहीं कंट्रोल ही हो जाए। इंटरनेशनल मार्केट का बहाना बनाया जाता है, वहाँ पर हमने देखा घी की कीमतें आधी से भी नीचे आ गई, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान में किसी तरह का कोई रिलीफ मिल सके। जहाँ खुराक का ये हाल होगा, दालें महंगी होती चली जा रही हैं, गोश्त आम आदमी की पहुँच से तो पहले ही दूर था, वो भी अब और महंगा हो गया है। तो सदीक जान, अब क्यों ये सब हो रहा है, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब के दावे मुसलसल, और मार्च, कोई ये नहीं कि इनकी हुकूमत आने से कुछ साल पहले की बात थी, मार्च में इंटरव्यू दे रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल को और वहाँ पर कस्में भी खाते हैं, वादा भी करते हैं कि जनाब हम आएंगे तो बिजली भी सस्ती होगी, हम आपको गैस भी सस्ती देंगे, हम महंगाई भी कंट्रोल कर लेंगे, घी की कीमत भी नीचे आएगी। ये उनके वादे कस्मों के साथ मौजूद हैं, तो ये अब क्यों नहीं फिर उस पर अमल करते? देखें, अमल वो करता है जिसकी कोई जो अमल करना चाहता हो। ये अमल कैसे कर सकते हैं? देखें, जिस वक्त जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश उस पर होना क्या चाहिए था कि ये हुकूमत सार जोड़कर बैठती, इनके वफाकी वज़रा बैठते, सारों का एक एजेंडा होता, और एजेंडा क्या होता कि महंगाई है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। मुझे बता दें, किसी एक वफाकी काबीना का एजेंडा महंगाई को रोकना हो? हर वफाकी काबीना का इजलास, हर बड़ी बैठक, हर इनका जहाँ पे भी सर जोड़कर बैठते हैं, एक ही एजेंडा है, इमरान खान को नॉकआउट कैसे करना है, माइनस इमरान खान कैसे होगा। इसी वजह से एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ मुईशत तबाह हो रही है, तीसरी तरफ दहशतगर्दी बढ़ रही है, अवाम की मायूसी बढ़ रही है, अवाम की परेशानी बढ़ रही है, गम गुस्सा बढ़ रहा है, हालात ख़राब हो रहे हैं। वजह क्या है कि हुकूमत कर ही नहीं रही। हुकूमत का जो काम है वो कर ही नहीं। क्या काम कर रही है? वो फलां नाराज़ है और यार उसे कहें कौन सी वजारत चाहिए, अच्छा चलें अभी मुशीर बना देते हैं, अभी मामले खुसूसी बना देते हैं, और जी वो भी नाराज़ है, दोनों को दे देते हैं। दो और आ गए, उन्होंने कहा अच्छा इनको दे रहे हो, हमें हमारा क्या कसूर है, यार तुम भी ले लो। चार और आ गए, यार हमारा क्या वो है, हमारे साथ अभी क्या दुश्मनी है, हम नहीं है मैंने, हम हमारा कोई किरदार नहीं इस रिजीम चेंज में, यार तुम भी ले लो। और बताओ, दे दिया, 8 को दिया, 24 घंटे के अंदर और वाला पड़ गया। उन्होंने कहा अच्छा इन 8 को दे दिया, हमारा क्या कसूर है, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम यहाँ के शहरी नहीं है, हमारा क्या कसूर है। आप यार आपको 6 को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना देते हैं। इनका इस वक्त मकसद, सिर्फ इनकी सोच शुरू होती है अपनी हुकूमत बचाने से लेकर और ख़त्म होती है अपने केसेस बंद होने पर और बंद करने पर। अपनी ज़ात से शुरू होती है, अपनी ज़ात पर ख़त्म होती है।
ये सिर्फ अपनी करप्शन लूटमार के लिए आए हैं, ये अपने मुलजमों मुजरमों का सोचते हैं, ये पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये इस्लामज़दा इलाकों का नहीं सोच रहे, ये आवाम का नहीं सोच रहे। इस वक्त आप देखें डेंगू बढ़ रहा है, अस्पतालों के हालात आप देख लें, अस्पतालों की सूरत हाल देख लें, ग़िज़ाई किल्लत की तरफ हम जा रहे हैं, हम बहुत भयानक सूरत हाल होने जा रही है। IMF कह रहे हैं यहाँ पर हंगामे हो सकते हैं, और इनको एक ही मसला है इमरान खान। यार निकलो इमरान खान के उससे। तुम तो कहते हो कि इमरान खान जो है वो अवाम में अनपॉपुलर है, तुम तो कहते हो कि अवाम इमरान खान के साथ नहीं है, तुम तो कहते हो कि अवाम आप हमारे साथ है, दिलों के वज़ीर आज़म आप पहले भी थे, अब वज़ीर आज़म बनने से पहले आप कहते हैं आप पॉपुलर हैं। इमरान खान को तो RTS बिठा के लाया गया था बकौल आपके, इमरान खान को तो धांधली करके लाया गया था। तो चले जाए ना इलेक्शन में, आप तो इलेक्शन कमीशन के जरिए आपने इलेक्शन डिले करवाए हैं, चलें आप अक्टूबर के मिड में जाके हो रहे हैं, पता चल जाएगा, कर ले आप मुकाबला। आपको तो और ज्यादा इलेक्शन कमीशन ने टाइम दे लिया है कि धांधली मजीद कर लें, मजीद को ऐसे काम कर लें, ऐसे कारनामे और करतूत कर लें ताकि आप जीत सकें। लेकिन अवाम के साथ जो आप कर रहे हैं, आप दुआ करें कि अवाम सिर्फ वोट की पर्ची से बदला लेने पर यकीन रखे, आप दुआ करें कि अवाम वोट की पर्ची से बदला लेने तक महदूद रहे। अगर इससे बात आगे निकल गई तो फिर बात बहुत आगे चली जाएगी, फिर लोग श्रीलंका के मनाजिर भूल जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका में भी अवाम के साथ ये नहीं किया गया था जो आप अवाम के साथ कर रहे हैं। अब आज की मिसाल ले लें, जिस तरह नूर आरिफिन आपने बात की कि आबिद शेर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने शिकायत की थी कि जी हमें लोग बिल दिखाते हैं, हम वोट मांगने जाते हैं, तो वो तो अब इलेक्शन ही मुलतवी हो गए। लेकिन आज भी आबिद शेर अली ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तो चलो जिक्र किया था, और आज मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी अच्छा होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो ये कहती कि जी गंदम की जो इमदादी कीमत 4000 रुपये मुकर्रर की जा रही है सिंध हुकूमत की तरफ से, और उस पर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पाकिस्तान कह रहा है कि जी गंदम की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये ना करें। तो इस पर कोई बताते हैं कि जी क्यों हम कर रहे हैं 4000 रुपये, किस तरह कीमत को कंट्रोल करेंगे, बिजली की कीमत कब तक हम कम कर सकेंगे, सोलर का हमने कहा जी हम एक पूरा रेवोल्यूशन ला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया। वो अब जो घर कोई लोग अगर सोलर पर कर भी रहे थे उनसे भी अब बिजली जो है वो अब सस्ते दामों लेकर महंगे बेचेंगे। पेट्रोल कैसे कम करेंगे, गैस का बहरान आगे आ रहा है, ये बता तो रहे हैं, उसके हल के लिए क्या होगा, कोई तो इस तरह की कोई बात नजर ही नहीं आती है हुकूमत की तरफ से। अच्छा, मैं बहुत माजरत के साथ मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया हूँ। इतना आपने कसीरुल जेती सवाल पूछा है, मैंने जवाब किसका देना है? आबिद शेर अली का इस हुकूमत की शान में कुछ बकूं या गंदम के बारे में बात करूं? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप पहले चले गंदम के हवाले से बात कर लें। आटा जो है वो महंगा होता चला जा रहा है, जो बुनियादी हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत। भाई देखिए, ये तो जमहूरियतों की सुन्नत है ना यार। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था एक बार कि नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में गंदम बहरान का मुंह देखा था मैंने। पहली दफ़ा मैं जाकर के यूटिलिटी स्टोर की लाइन में लगा था, और आज तक अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन जमहूरी डाकुओं की बरकत से हर सीज़न में हम इस जो है वो बहरान से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। घी का आपने बताया, शहबाज हुकूमत के आने के बाद बिल्कुल ये खबर आई थी कि जी जैसे ही मलेशिया से पाम ऑयल के टैंकर उतरेंगे वैसे ही पाकिस्तान में हर तरफ तेल ही तेल होगा, हम लोग तेल में तैरते हुए जो है वो ऑफिस पहुंचा करेंगे। वो कंटेनर पता नहीं रास्ते में कहीं लुट गया मेरा ख्याल है, जिस तरह से नेटो के कंटेनर यहाँ लुटे थे और पता नहीं चला। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब इस बारे में हुकूमत की विल के ऊपर मैं क्या बात करूँ? हुकूमत कहाँ है? अभी सिद्दीक जान कह रहे थे हुकूमत गवर्नेंस नहीं कर रही, मुझे तो हंसी आ रही है सुन के। आपके ख्याल में ये हुकूमत गवर्नेंस के लिए आई है? ये हुकूमत इस एक दौर को 1.5 साल को इंजॉय करने के लिए आई है, इसीलिए ये पोर्टफोलियोज़ की लूट मार हो रही है, इसीलिए ये 22 अफराद सिर्फ कहानियाँ किस्से दास्तान गोई के लिए शहबाज शरीफ का दिल बहलाने के लिए रखे गए। इनका काम रिलीफ, इनकी इख्तियार में रिलीफ नहीं है इख्तियार में तेरे तो मौजज़ा कर दे, वो शख्स मेरा नहीं उसे मेरा कर दे। आपके ख्याल में ये कर सकते हैं? और भाई इख्तियार अगर इख्तियार के साथ हो ना तब तो बात होती है। पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत ने अपने इख्तियार को सही मानों में एक्सरसाइज किया है? ये पहली हुकूमत नहीं है, और अगेन मैं कह रहा हूं ये आखिरी हुकूमत भी नहीं है। अभी आप इस तरह के मुजज़ात, इस तरह की करामात और भी बहुत देखेंगे। अगर इसी किस्म की लूली लंगड़ी मौरूसियत ज़दा जमहूरियत हम पर हमारे सरों पर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर खुदा न खास्ता नाजिल रही, और क्या कहें। अच्छा, एक काम तो उन्होंने अच्छा किया शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि जिनके घर बह गए हैं, घर ही नहीं रहे, जिनके सफ़ाहस्ती से मिट गए, तो नूर आरिफिन उनके लिए उन्होंने कहा कि बिजली के बिल उनके माफ़ कर दिए गए हैं। अच्छा, अब यार खुदा की कसम मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा था, मैंने सोचा था इसमें मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने फिर वही हरकत की। कैन यू इमेजिन इस आदमी का मतलब, इस हुकूमत का
इनके मिजाज अर्श मोहल्ला पे नहीं है तो क्या है मुझे बताएं। एक आदमी उसके घर को, उसके ज़िंदगी के निज़ाम को सैलाब बहा करके ले गया और ये हातिम ताई की कब्र पे लात मारते हुए कह रहे हैं हम आपसे 2 महीनों का बिल नहीं लेंगे। और भाई वो अभी सालों साल खड़ा नहीं हो सकता, तुम 2 महीने के बिल की बात कर रहे हो। ऊपर से उनको देखो, खुर्रम दस्तगीर को, वो कह रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो हमने कैंसिल नहीं सिर्फ मौखर किया है। मतलब मुझे तो लग रहा है माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, ये दिमागी मरीजों का टोला है जो हम पर नाजिल हो गया है। इनकी अपनी जो है जुबान इनके कंट्रोल में ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। वो कराची में के इलेक्ट्रिक की जुल्म और ज्यादती इनको बड़ा खला करती थी अपोजिशन में। अब हुकूमत में आए हैं तो यहां आते हैं, आकर के इलेक्ट्रिक से मिलते हैं, के इलेक्ट्रिक वालों को खामोशी से रिलीफ देते हैं और चंपत हो जाते हैं। कभी आपने कोई खबर सुनी? नेपरा बाज गुजार इदारा बन चुका है के इलेक्ट्रिक का। नेपरा बाकायदा, जिसको कहते हैं ना, क्या उसको जुमले में कहते हैं यार, अब मैं उसको, नेपरा आप यूं समझ लीजिए कि असिस्टेंट चमचा चल रहा है खुशामद में। के इलेक्ट्रिक से नेपरा कुछ करवा नहीं पाता। मुल्क भर में बिजली की तलब और रसद में जितना जबरदस्त किस्म का गैप है, ये उस पर भी कुछ नहीं कर पा रहे। कराची में मौसम की सख्ती इस वक्त देखें आप, 2 दिन बारिश हुई है जी। 2 दिन के बाद आज भी मौसम जो है वो सख्त है, लेकिन के इलेक्ट्रिक, लोग रातों की नींद भूल गए, लोग दिमागी अमराज में, नफ्सियाती अवारिज में मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितने नफ्सियाती ये हमारे हुक्मरान हो गए, उतना शायद एक आम आदमी भी नहीं है। बस अब सिर्फ ये दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि वो इन लोगों को अकल दे, ये जमहूरी ड्रामेबाजियों से तायब हो जाएं, लाइन लग करके ये अपने अंगूठों का इस्तेमाल छोड़ करके कोई ऐसा तरीका इलाज ढूंढे कि जिससे शाफी काम हो सके। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। क्योंकि मुझे तो याद आ रहा है, मनीम साहब ने अभी कहा था कुछ ही अर्सा पहले कि जी $1 भी अगर आई इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की तो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब रिलीफ देंगे। आज तक कौम मुंतज़िर है। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब तो मीटिंग से उठकर चले जाया करते थे, अब पता नहीं कहाँ है मियाँ साहब, अब क्यों नहीं उठकर मीटिंग से जाते। वो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आरफी नामा। अब पता चला। वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट आरफी नामा का। आरफीन, मुझे याद आ रहा है कि होते थे सिंध के वज़ीर आला कायम अली शाह साहब, साईं कायम अली शाह। उसके बाद सुना कि जी वो उतनी अच्छी गवर्नेंस नहीं उनके दौर में थी, तो इसलिए फिर मुराद अली शाह साहब आए और उसके बाद कि जी सिंध की गवर्नेंस वो आप बताते ही हैं क्या हाल है। और फिर पूरे पाकिस्तान में शहबाज स्पीड मशहूर थी, पंजाब में आज वो भी हैं। लेकिन जो आज का मौजू है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और डेंगी, मैंने तो सुना कि बड़ी मशीन्स ली जा रही हैं, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है हर तरफ कि इसको कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल। डेंगी के हवाले से, डेंगी को कंट्रोल करने के लिए कई मिलियन ऑफ रुपीस जो हैं वो स्पेयर किए गए हैं। 20 मिलियन तो सिर्फ ज़िला मलीर के लिए मशीनों की खरीदो फरोख्त के लिए रखे गए हैं। वो पूरा डॉक्यूमेंट भी है मेरे पास। लेकिन अब जाहिर है कि आपके ख्याल में आपको लगता है कि ये अपनी कमाई को या इस कमाई के मौके को ये मशीनों में बर्बाद करेंगे। ये अगर इतने ही अच्छे होते सिंध वाले, सिंध के हुक्मरान बिलावल वाले, भुट्टो वाले, तो हर साल गंदुम इसी तरह से सड़ती, गंदुम की बोरियों में से रेत बजरी बरामद होती। ये करामत, ये मोजा भी तो हमने शाह लतीफ़ साईं की इस धरती पे ही देखा ना, इस हुकूमत की नाक के नीचे। इस धरती पर जब तक इनके अलावा कोई और नहीं आएगा, कोई दूसरा तरीका हम इस्तेमाल इख्तियार नहीं करेंगे, तब तक रिलीफ के कोई इम्कानात हैं नहीं। बाकी आपने मुराद अली शाह साहब की बात की, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, बिलावल साहब उनसे बहुत खुश हैं, उनकी और बहुत सारी जगहों पे काफ़ी पसंदीदगी है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ माशाल्लाह हुकूमत कर रहे हैं। जनाब-ए-मन ने कल उन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए बताया गया था, कश्ती की सैर भी फरमाई है। कल कश्ती लेकर के निकले थे और जाकर के वो कश्ती उनकी जो है उसमें बीच में ही जो है वो फ्यूल ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर उनको टावा करके कोने पे लाया गया, फिर वो हाथ वाली कश्ती में उनको बिठा करके फ़ोटो सेशन हुआ ताकि लोग देखें कि उनका वज़ीर आला कितना इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार है, उसका दिल कितना खून के आंसू रो रहा है। और इन आंसुओं को हरगिज़ मगरमच्छ के आंसू ना समझा जाए। मगर जनाब ताड़ने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं, उनको पता है कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से, इन सब तकालीफ से जमहूरियत वालों का कुछ बिगड़ता नहीं है।
डीसी फलाने पे उन्होंने जो है वो इज़हार खफगी फरमाया है। मुख्तलिफ डीसीज़ के तबादले इधर से उधर फरमा दिए हैं। एक डीसी तो उनके बरहमी के खौफ से ही जो बेचारा छुट्टियों पे चला गया। अब आप देखिए ये इस तरह से गवर्नेंस हो रही है, इस तरह से गवर्नेंस हो रही है। यहाँ हाल ये है कि बिलावल साहब ने एक ट्वीट फरमाया था मलका बरतानिया के लामलेट हो जाने पे। उन्होंने इस बात पर अभी तक इज़हार अफसोस तक नहीं फरमाया। बिलावल ऑक्सफोर्ड वाले ने तालपुरों की नाक के नीचे, तालपुरों की जमीन पर, तालपुरों की गवर्नेंस में एक बच्ची, 1 साल की बच्ची आसिया, वो भूख से मर गई, लेकिन अभी तक बिलावल ने उसके बारे में पूछा नहीं। इसके बारे में पूरा आरफीनामा कर चुका हूं। अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब ने सैलाब मुतासरीन की शक्ल नहीं देखी। उन्होंने इज़हार हसरत ज़रूर फरमाया था कि काश मेरी सेहत इजाज़त देती तो मैं रिलीफ के कामों की निगरानी करता। चलो अच्छा है, रिलीफ के काम तो बच गए। लेकिन मलका बरतानिया के इंतकाल पे फ़ौरन बरतानवी सिफारत खाने जा पहुँचे थे इज़हार अफसोस के लिए। इससे प्रायोरिटीज़ मेरा ख्याल है आपको भुट्टो वालों की, जमहूरियत वालों की, बिलावल वालों की, आसिफ अली जरदारी वालों की पता चल रही है। अवाम का क्या है? अवाम तो हर 5 साल बाद अंगूठे लगाने काम आते हैं ना। ये अंगूठा नहीं लगाएंगे, कोई और लगाएगा, फिर किसी और को नौकरी दे देंगे, किसी और को लाइसेंस दे देंगे, उसके बाद भुट्टो खुद ब खुद जिंदा हो जाएगा। अभी इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो एक बहुत बड़ा बहरान है। पैरासीटामोल, पैनाडोल की गोलियाँ इस वक्त नहीं मिल रही हैं जो डेंगू बुखार की रोकथाम में नॉर्मली यूज़ की जाती हैं। मुल्क में बहरान है। कादिर पटेल, जिनके बारे में मैंने बताया कि जो वज़ीर सेहत हैं, जो गुटका मावा के एम्बेसडर भी हैं, साथ ही साथ मुंह में हर वक्त उनके वही सब होता है, लेकिन उसके साथ ही वो वजारत सेहत के चेयरमैन और चैम्पियन भी हैं। वो उन्होंने बताया कि जी मुल्क में किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है। BBC ने भी उनसे रब्ता किया, BBC उर्दू वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाई। उन्होंने कहा मुल्क में पैरासीटामोल या पैनाडोल का कोई बहरान, कोई किल्लत नहीं है। कमाल। आप जाकर के दिखाइए, किसी मेडिकल स्टोर से बगैर प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही है तो उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी गई है। एक पत्ता 50 रुपए का मिल रहा है, एक पत्ता, एक लीफ। वो एक गोली जो 1 रुपए की मिलती थी वो अब कितने की मिल रही है, अब आपको खुद अंदाजा कर लेना चाहिए। शहबाज शरीफ काबीना ने इस मामले को टेकअप किया था कि डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की किल्लत क्यों कर है। पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनी ने कीमत में 1 रुपए, महज 1 रुपए इजाफे की इजाजत मांगी थी, काबीना ने मना कर दिया, और उसके बाद आप देखिए उस कंपनी ने प्रोडक्शन जो है वो अपनी बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई। और आपको लगता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे हम काबू पा सकते हैं? इस्लामी जमहूरी रियासत में, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, फिर कहूँगा तो बुरा लगेगा कि सारा साल जो कुछ भी किया, लेकिन मुहर्रम, 12 रबीउल अव्वल, इन महीनों में हम लोग मुसलमान हो जाते हैं। रमज़ान में हमने उम्रा करने ज़रूर जाना होता है, क्योंकि अल्लाह मियाँ से माफ़ी भी तो मांगनी है। गरीब को उसके हक की एक लाल दवा सरकारी अस्पतालों में मुयस्सर नहीं है। बोल ने कल बाकायदा वो खबर ब्रेक की कि जहां पे ये जो बात करते थे मुर्तजा वहाब और दीगर लोग कि सिंध में बैरून मुल्क से लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। भाई वो सिर्फ सिंध में नहीं, वो गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आ रहे हैं, जहां लीवर ट्रांसप्लांट होता है। एक्सेप्शनली वेल इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये फुटेजेस मुर्तजा वहाब, बिलावल, मुराद अली शाह, कादिर पटेल, इनकी कारकर्दगी पर जन्नाटेदार या गीला थप्पड़ नहीं है। ये जमहूरियत वालों के मुंह पर, रुखसार पर तमाचा नहीं है। ये कराची में अब्बासी अस्पताल का मंजर है, ये कराची के सरकारी अस्पताल का मंजर है, जहां एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर हमने मुर्तजा वहाब को मुसल्लत किया हुआ है। कराची में 2 दिन बारिश हुई है, ये बंदा आज तक लिहाफ ओढ़ करके सो रहा है। बस पानी कहीं जहां नहीं होता है वहां जाकर के इनकी गाड़ी ब्रेक मारती है। एक वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो सईद गनी, नासिर शाह, शर्जील मेमन, इन सब के मोबाइल से और मुर्तजा वहाब के मोबाइल से ट्वीट होती है, और जो इनके टाउट हैं मीडिया में वो इसका ढिंडोरा पीटने लगते हैं, इनके ढिंडोरची। इस वक्त डेंगू उरूज पर है। अगर मैं सिंध की, पर्टिकुलरली कराची की बात करूं, अस्पतालों में इतना रश मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अल्लाह अपनी अमान में रखे। या तो कोरोना के दिनों में इतनी आफत देखी, या अब दोबारा देखने के लिए मिल रही है। अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। एक खबर बता रही है, जिला शर्की में यहां सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज जो है रिपोर्ट हुए। जिला वस्ती में अब तक 72 केसेस, जिला जुनूबी 623 केसेस। गुज़िश्ता रोज कोरंगी के जिले में, जहां मैं इस वक्त बैठा हूं आपसे बात कर रहा हूं, यहां सिर्फ एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में 17 मरीज डेंगू के दाखिल हुए हैं। रवां साल डेंगू से अब तक, ये रवां साल का मतलब पूरा रवां साल नहीं, यानी इसे एक छोटे से स्पैन में,
इस एक स्पैन में छोटे से 9 शहरियों की हलाकत अब तक हो चुकी है, हजारों अफराद बीमार हैं, प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे। और सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं, इस वक्त आपको मुराद अली शाह नहीं मिल रहा, इस वक्त आपको शर्जील मेमन नहीं मिल रहा, नासिर शाह नहीं मिल रहा, सईद गनी नहीं मिल रहा, अजरा पिचूहू साहिबा जो है वो नहीं मिल रही, कादिर पटेल नहीं मिल रहे। इस वक्त आपको और वो आदमी नहीं मिल रहा, मुर्तजा वहाब नहीं मिल रहा कि जिसकी जवाबदारी है। सैलाब के नाम पर खाने कमाने से अगर फुर्सत मिले तब डेंगी वालों को देखें। हुकूमत की सिंसेरिटी, ये 20 मिलियन जो जिला मलीर के लिए और बाकी इतने पूरे कराची के लिए इन्होंने जो है वो रखे हैं कि हम स्प्रे मशीनें लेंगे। स्प्रे किस तरह से हो रहा है मैंने खुद अपने मोबाइल से वीडियो शूट करके इसी प्रोग्राम आरफीन नामा में चलाई है। यह है पीपल्स पार्टी वालों का पॉलिटिकल कैरेक्टर। अपने कैंप जहां इन्होंने इमदादी कार्रवाई के लिए लगाए हुए, बेसिकली तशहीर के लिए लगाए हुए, आपको लगता है मैं पागल हूं, मैं गधा हूं जो पीपल्स पार्टी के कैंप पे जाकर के सैलाब जदगान के लिए इमदाद दूंगा? मुझे पता नहीं वो इमदाद किधर इस्तेमाल होगी, मुझे पता नहीं कि ये पापड़ वाला, चूने वाला, फलाने वाला, लत्ते वाला, ये कौन कौन किस किस के हाथ में होता है, कौन शनाख्ती कार्ड गरीबों का लेकर के इस्तेमाल करता है। उन सारे कैंपों में मैंने खुद अपनी विसिनिटी में अपने कैमरे से शूट किया था, बाकायदा खड़े होकर के अपने कैंप पे इन्होंने स्प्रे कर दिया, उसकी फुटेज बनाई और जाकर के अपने मीडिया सेल को भेज दी कि इसको चला दो। ये है सिंध हुकूमत की सिंसेरिटी। आज बेसिकली मुझे अभी आने से पहले स्टूडियो में बताया गया कि जमहूरियत का आज कोई दिन शिन है, हालांकि मैं जमहूरियत पे, ऐसी जमहूरियत पे 1 करोड़ मरतबा दोनों हाथों से लानत भेजता हूं, लेकिन फिर भी मैंने कहा बता दूं कि भाई जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और जब तक मुराद अली शाह या बालफाज दीगर, आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी, स्पेशली बिलावल भुट्टो वाली सरकार इख्तियार में है, अवाम से ये इख्तियार उनका, उनकी मर्जी की गवर्नेंस का हम ऐसे ही छीनते रहेंगे, हम उनको इसी तरह से जलील करते रहेंगे, हम उनको इसी तरह से वैक्सीन के लिए, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन हो, कोरोना वैक्सीन हो, कोरोना के नाम पर राशन देने से महरूमी हो, कराची में कारोबार बंद करा करके पुलिस वालों की धंधा बढ़ोतरी के लिए अपना किरदार हो, हम इसी तरह से हुकूमत करते रहेंगे। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता है हो जाए। कराची में हम 240 बसें चला करके शर्जील मेमन को आगे करके और मीडिया कवरेज करवाते रहेंगे। हम इसी तरह से जो है वो आपको बताते रहेंगे कि बेसिकली अवाम की, यानी आपकी और मेरी औकात क्या है और ये लोग हमसे कितने अलग हैं। अच्छा नूर आरिफीन, हमने देखा ये जब ये सैलाब की सूरत हाल में गए कई लीडर्स गए, कोई हेलीकॉप्टर में गया, कोई कश्ती में गया, हमने देखा। अब आपने जिस तरह शुरू में कहा कि मुराद अली शाह साहब भी गए, तो ये तो इसका मतलब है जब जाते हैं तो देखना तो चाहिए कि लोगों में इस वक्त कितनी बेचैनी है या किन चीज़ों की इनको ज़रूरत है। अब इनको डेंगू का पता तो होगा, रिपोर्ट्स तो इनको जारी होंगी, तभी ये मशीन लेने का कह रहे हैं, फिर भी वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते, फिर भी ये वोट इनको लोग देते हैं। तो इसी वजह से शायद इनको है कि वोट का एक अलग बिल्कुल मैकेनिज्म है, डिलीवरी का कोई उससे चक्कर नहीं है। जब इन्होंने वोट लेना है, लोगों के पास जाना है, वो एक अलग इन्होंने तरीका रखा हुआ है किस तरह वो वोट डलवाने हैं। इसी वजह से शायद ये डिलीवर नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि हम कुछ भी ना करें, वोट हम डलवा लेंगे। खुदाए वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम खा करके कह रहा हूँ, अल्लाह को गवाह बना करके, इसी ऑफिस में, यहीं अपनी इसी पार्किंग में, मैं अपने पीपल्स पार्टी के उस इंतहाई अहम मेहमान को जब पार्किंग में छोड़ने के लिए गया हूँ, जिस वक्त मैं जो है वो रात 10 बजे की स्लॉट पे था, उस वक्त हम डिबेट किया करते थे। उस एक शो में मैंने वो पीपल्स पार्टी के उस गेस्ट के साथ उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो किया था वो एक तारीख है। उनके 10 कम से कम बॉडीगार्ड्स थे, 2 उनकी गाड़ियों में, और हालत ये थी कि जब वो पानी पी रहे थे तो उनके हाथ कपकपा रहे थे। जब मैं उनको छोड़ने के लिए गया गाड़ी में, वो गाड़ी में बैठते हुए पलटे और उन्होंने मुझसे कहा, आरफीन भाई ये सब करके तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते, जब तक ये जुबान, यानी सिंधी जुबान, मेरी सिंधी टोपी, ये मेरी अजरक, इसका शेल्टर, इसकी आड़ मुझे मौजूद है, तब तक पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं होता। यानी बालफाज दीगर वही बात जो मैं रोज कहता हूं यहाँ पे कमोवेश, कि जब तक यहाँ ये सो कॉल्ड भुट्टो जिंदा है, जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं, जब तक यहाँ ये बिलावजह का भुट्टो जिंदा है, तब तक यहाँ के अवाम को जिंदगी जीने का हक नहीं मिलेगा। और आप बड़े मासूम साबित हुए, जो मेरी इतनी मुफस्सिल तकरीर के बाद भी आपने कहा कि ये हुकूमत जो है मुराद अली शाह की है, भुट्टो वालों की, ये मशीनों के लिए एक रकम स्पेयर तो कर रही है। मेरे भाई ये रकम स्पेयर तो कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है इस एक रकम का मसरफ वही होगा जो आप ये तमाम हुकूमतों के नाम है। कभी शहबाज शरीफ साहब भी पूछ लें कि जी ये जो रकम मिल रही है कहाँ जा रही है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अब पता चला। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।